हेलो एंड वेलकम टू एग्रो अकेडमी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। साथियों, हमने पिछली क्लास में फार्म पावर के 54 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर कर लिए थे। आज मैं उसके आगे के एमसीक्यूज कवर करेंगे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को पूरा देखें और क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें। अगर आप आरपीएससी एएन एग्जाम को लेकर सीरियस हैं और कंपटीशन से आगे रहना चाहते हैं तो एग्रो अकेडमी का फाउंडेशन बैच जरूर से ज्वाइन करें, जहां आपको क्रेडिबल फैकल्टी और क्वालिटी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं। आज ही ज्वाइन करें, लिंक गिवन इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। अब क्लास में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। आज का हमारा फोकस इंजन के जो फंडामेंटल्स हैं वहां से शुरू होगा और फिर ट्रैक्टर के पावर ट्रेन, स्टीयरिंग और हाइड्रोलिक सिस्टम्स तक जाएगा। बहुत बढ़िया। मतलब हम सिर्फ जवाब नहीं बल्कि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। जी एकदम, कि वो जवाब सही क्यों है और उसके पीछे का साइंस क्या है। शानदार। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय पिस्टन ड्यूरिंग वन स्ट्रोक ऑफ इंजन इज कॉल्ड। मतलब इंजन के एक स्ट्रोक में पिस्टन जो वॉल्यूम कवर करता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, इस सवाल का जवाब है डी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि स्वेप्ट वॉल्यूम और पिस्टन डिस्प्लेसमेंट ये दोनों असल में एक ही चीज हैं। अच्छा, ये दोनों एक ही हैं? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि पिस्टन सिलेंडर में अपनी सबसे ऊपरी पोजीशन, मतलब टॉप डेड सेंटर, जिसे टीडीसी कहते हैं, वहां से सबसे निचली पोजीशन, बॉटम डेड सेंटर, यानी बीडीसी तक जाता है। हाँ। तो इस यात्रा के दौरान वो जितनी जगह या वॉल्यूम को स्वीप करता है, बस वही स्वेप्ट वॉल्यूम है। ओके, तो स्वेप्ट का मतलब ही हुआ कि पिस्टन ने उस एरिया को कवर कर लिया। ये तो काफी सीधा था। अब इसी से जुड़ा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 56। टोटल स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ ऑल पिस्टन्स ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक अकरिंग एट 1 मिनट पीरियड इज कॉल्ड। यहां भी जवाब है डी, बोथ ए एंड सी, यानी वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। तो इसमें और पिछले सवाल में क्या फर्क हुआ? पिछला सवाल सिर्फ एक पिस्टन और एक स्ट्रोक के बारे में था। ये सवाल इंजन की कुल क्षमता के बारे में है। मतलब 1 मिनट में जितने भी पावर स्ट्रोक होते हैं उन सभी में सारे पिस्टन्स मिलकर कुल कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करते हैं। उसे इंजन का डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम कहते हैं। बिल्कुल, यही वो सीसी है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जैसे 1500 सीसी की कार। अच्छा, तो जब हम इंजन के सीसी की बात करते हैं तो हम असल में इसी डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम की बात कर रहे होते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट एकदम साफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 57 पर आते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज। इसका जवाब है बी, स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम। तो ये क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है? इसे एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल की तरह समझिए। स्वेप्ट वॉल्यूम वो हिस्सा है जहां तक पिस्टन घूम सकता है, और क्लियरेंस वॉल्यूम वो थोड़ी सी खाली जगह है जो पिस्टन के टीडीसी पर पहुंचने के बाद भी सिलेंडर हेड और पिस्टन के टॉप के बीच बची रहती है। अच्छा, बढ़िया था। अब स्पीड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, टोटल ट्रैवल ऑफ पिस्टन ड्यूरिंग 1 मिनट पीरियड इज कॉल्ड। इसे कहते हैं बी, पिस्टन स्पीड। ये सिर्फ आरपीएम नहीं बल्कि पिस्टन 1 मिनट में कुल कितनी दूरी मीटर में तय करता है। तो इसे नापते कैसे? इसका एक फॉर्मूला भी है, 2 गुणा स्ट्रोक की लंबाई गुणा आरपीएम। और 2 से इसलिए गुणा करते हैं क्योंकि क्रैंकशाफ्ट के एक चक्कर में पिस्टन 2 बार स्ट्रोक पूरा करता है, एक बार ऊपर एक बार नीचे। दिलचस्प है। तो ये पिस्टन की असली मेहनत को दिखाता है। इसी से जुड़ा एक तथ्यात्मक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 59। स्पीड रेंज ऑफ पिस्टन वेरीज बिटवीन। इसकी जो स्टैंडर्ड रेंज है वो है सी, 350 से 1000 मीटर्स पर मिनट। और ये रेंज इतनी जरूरी क्यों है? सोचिए, अगर पिस्टन इससे बहुत ज्यादा तेज चले तो इंजन में घिसाव, माने वेयर एंड टेयर, बहुत बढ़ जाएगा और गर्म भी होगा। हाँ, और अगर बहुत धीरे चले तो इंजन उतनी पावर ही नहीं बना पाएगा। तो ये रेंज असल में परफॉर्मेंस और इंजन की लंबी उम्र के बीच का एक स्वीट स्पॉट है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं, इंजीनियरिंग का एक सोचा समझा संतुलन है। अब इंजन के एक और बहुत जरूरी हिस्से पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, नंबर ऑफ मेन बेयरिंग्स ऑन क्रैंकशाफ्ट इज। ये इंजन के डिजाइन पर निर्भर करता है, पर आमतौर पर रेंज बी 2 से 5 होती है। मेन बेयरिंग्स क्रैंकशाफ्ट को सपोर्ट करते हैं ताकि वो बिना ज्यादा घर्षण के घूम सके। बिल्कुल, जितने ज्यादा सिलेंडर होंगे क्रैंकशाफ्ट उतनी लंबी होगी और उसे उतनी ही ज्यादा सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। और ये क्रैंकशाफ्ट बनती किस चीज से? क्वेश्चन नंबर 61,
In modern engines, one-piece crankshaft is made of. इसका उत्तर है डी, ऑल दी अबव। क्रैंकशाफ्ट पर कंबस्चन का जबरदस्त फोर्स पड़ता है तो उसे बहुत मजबूत होना चाहिए। कार्बन स्टील, कास्ट आयरन और क्रोम निकल आयरन, ये सभी मटेरियल उसे वो मजबूती देते हैं। मजबूती की बात हुई तो फ्लाईव्हील भी याद आता। Question number 62. Flywheel is made of. फ्लाईव्हील ज्यादातर बी, कास्ट आयरन का बना होता है। कास्ट आयरन का ही क्यों? क्योंकि कास्ट आयरन भारी होता है और उसमें जड़त्व मतलब इनर्शिया ज्यादा होता है, और फ्लाईव्हील का काम ही है अपनी जड़ता का इस्तेमाल करके इंजन को स्मूथ चलाना। और ये काम ये कैसे करता है? ये हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 63 है। Is a component of engine which is to absorb the excess energy during power stroke and supplies back the part of energy during another stroke. ये बिल्कुल सी फ्लाईव्हील की परिभाषा है। इंजन में पावर तो सिर्फ एक स्ट्रोक में बनती है, पावर स्ट्रोक में। बाकी 3 में तो पावर खर्च होती है। सही कहा। तो फ्लाईव्हील एक एनर्जी बैंक की तरह काम करता है। पावर स्ट्रोक में मिली अतिरिक्त ऊर्जा को ये स्टोर कर लेता है और फिर बाकी 3 स्ट्रोक में उसी ऊर्जा को वापस देकर क्रैंकशाफ्ट को एक समान गति से घुमाता रहता है। मतलब ये इंजन का स्टेबलाइजर है। बहुत बढ़िया। अब इंजन के फेफड़ों यानी वाल्व्स की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। डैश वाल्व इज कॉमनली यूज्ड इन इंजन्स। इंजनों में सबसे ज्यादा डी पॉपेट टाइप वाल्व इस्तेमाल होते हैं। ये एक मशरूम की तरह दिखते हैं और अपने सरल डिजाइन की वजह से बहुत पॉपुलर हैं। मैंने सुना है कि दोनों वाल्व एक जैसे नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 65। इनलेट वाल्व्स आर मेड इन डैश साइजेस कंपेयर्ड टू एग्जॉस्ट वाल्व्स। जी हाँ, इनलेट वाल्व एग्जॉस्ट वाल्व के मुकाबले बी लार्ज यानी बड़े होते हैं। ऐसा क्यों? इसका कारण बहुत सीधा है। सिलेंडर में हवा ईंधन का मिक्सचर अंदर खींचना ज्यादा मुश्किल है बजाय जली हुई गैसों को बाहर धकेलने के। तो बड़ा इनलेट वाल्व ये पक्का करता है कि सिलेंडर में ज्यादा से ज्यादा मिक्सचर आसानी से और तेजी से भर सके। मतलब इंजन को सांस लेने के लिए ज्यादा जगह चाहिए। अब इस वाल्व को चलाता कौन है? क्वेश्चन नंबर 66। रॉकर आर्म इज ऑपरेटेड बाय। रॉकर आर्म को सीउद्ध कैम शाफ्ट ऑपरेट करती है। शाफ्ट, लेकिन सीधे नहीं। शाफ्ट पर बने लोब्स पहले पुश रॉड को उठाते हैं और फिर पुश रॉड रॉकर आर्म को एक सीसॉ की तरह धकेलता है जिससे वाल्व खुलता है। ओके, तो ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। अब इसी मैकेनिज्म का एक और हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 67। इज द पार्ट ऑफ वाल्व व्हिच इज यूज्ड टू रेज द वाल्व। वाल्व को उठाने का सीधा संपर्क बी वाल्व लिफ्टर से होता है, जिसे टैपिट भी कहते हैं। यही वो पुर्जा है जो कैमशाफ्ट की घूमने वाली गति को वाल्व की ऊपर नीचे होने वाली सीधी गति में बदलता है। और सही सीलिंग के लिए एंगल भी जरूरी होगा। क्वेश्चन नंबर 68। फेस एंड सीट एंगल ऑफ वाल्व इज। ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है और जवाब है बी 45 डिग्री। इस एंगल पर वाल्व और वाल्व सीट के बीच एक परफेक्ट एयरटाइट सील बनती है। अगर ये सील ठीक ना हो तो कंप्रेशन लीक होगा और इंजन की पावर कम हो जाएगी। अब एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं जिसके बारे में कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। टैपिट क्लियरेंस इज अ क्लियरेंस बिटवीन। टैपिट क्लियरेंस रॉकर आर्म और वाल्व स्टेम के बीच का एक बहुत छोटा सा गैप होता है। और ये गैप क्यों होता है? ये जानबूझकर छोड़ा जाता है। जब इंजन गर्म होता है तो धातु के पुर्जे फैलते हैं। अगर ये गैप ना हो तो वाल्व स्टेम फैलकर रॉकर आर्म से हर समय चिपका रहेगा, जिससे वाल्व हल्का सा खुला रह जाएगा। ये गैप उस फैलाव को जगह देता है। तो ये एक तरह का सेफ्टी गैप है। और इसे नापते कैसे हैं? क्वेश्चन नंबर 70। टैपिट क्लियरेंस इज मेजर्ड बाय। इतने छोटे गैप को नापने के लिए एक खास टूल आता है जिसे डी फीलर गेज कहते हैं। फीलर गेज? जी, इसमें अलग अलग मोटाई की पत्तियां होती हैं जिन्हें गैप में डालकर सही क्लियरेंस सेट किया जाता है। और इसकी टिपिकल वैल्यू क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 71। टिपिकल वैल्यू ऑफ टैपिट क्लियरेंस इज। एक सामान्य मान है बी 0.38 mm। ये बहुत कम है, लेकिन इंजन के सही से काम करने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो हमने इंजन के अंदरूनी हिस्सों को काफी गहराई से समझ लिया। अब जरा बाहर निकलकर उस मशीन की बात करते हैं जिसमें ये इंजन लगा है। क्वेश्चन नंबर 72। ट्रैक्टर वाज इन्वेंटेड बाय। इसका क्रेडिट जाता है बी चार्ल्स डब्ल्यू हार्ट को और उनके पार्टनर चार्ल्स एच पेर को।
1901 में इन्होंने पहला सफल कमर्शियल गैसोलीन से चलने वाला ट्रैक्टर बनाया था। और भारत में ये क्रांति कब आई? क्वेश्चन नंबर 73, इन विच ईयर वाज ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टेड इन इंडिया? भारत में ट्रैक्टर का उत्पादन 1960 में शुरू हुआ। ये भारत में हरित क्रांति की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। ट्रैक्टर भी कई तरह के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 इज कॉल्ड ट्रैक टाइप ट्रैक्टर। ये क्रॉलर ट्रैक्टर होते हैं। इनमें पहियों की जगह टैंक की तरह चेन वाले ट्रैक लगे होते हैं। अच्छा, क्रॉलर। हाँ, ये उन्हें बहुत ज्यादा कीचड़ वाली या असमान जमीन पर बेहतरीन पकड़ देते हैं, जहां सामान्य पहिए फिसल जाएंगे। अब यंत्रीकरण का एक सामान्य नियम। क्वेश्चन नंबर 75, 1 HP पावर इज रेकमेंडेड फॉर एवरी एकड़ ऑफ लैंड। एक अंगूठे का नियम है कि हर 2 हेक्टेयर जमीन के लिए कम से कम 1 हॉर्स पावर की जरूरत होती है, ताकि खेती के काम समय पर हो सकें। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि इंजन शक्ति कैसे बनाता है, लेकिन ये शक्ति बेकार है अगर हम उसे पहियों तक ना पहुंचा सकें। यहीं पर पावर ट्रेन का रोल आता है। इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 76। कंप्लीट पाथवे ऑफ पावर फ्रॉम इंजन टू ट्रैक्टर व्हील इज कॉल्ड। इस पूरे रास्ते को पावर ट्रेन कहते हैं। इसमें इंजन से लेकर पहियों तक सब कुछ शामिल है। क्लच, गियर बॉक्स, डिफरेंशियल, फाइनल ड्राइव, सब कुछ। जी, ये एक पूरी टीम है जो पावर को मैनेज और ट्रांसमिट करती है। और ये ट्रांसमिशन कैसे होता है? क्वेश्चन नंबर 77। इन ट्रैक्टर पावर इज ट्रांसमिटेड बाय। इसका जवाब है डी, ऑल दी अबव। ट्रैक्टर में जरूरत के हिसाब से हर तरह का मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है। गियर बॉक्स में गियर्स हैं, कहीं चेन स्प्रोकेट सिस्टम होता है, और फैन बेल्ट जैसी चीजों के लिए बेल्ट और पुली। अब ट्रैक्टर के साइज और स्पीड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। इंजन कैपेसिटी ऑफ लार्ज गार्डन ट्रैक्टर इज। एक बड़े गार्डन ट्रैक्टर की क्षमता लगभग 4 to 9 किलोवाट की रेंज में होती है। ये खेतों वाले बड़े ट्रैक्टर से छोटे होते हैं। और खेतों में चलने वाले फार्म ट्रैक्टर की स्पीड। क्वेश्चन नंबर 80। स्पीड रेंज ऑफ फार्म ट्रैक्टर इज। फार्म ट्रैक्टर की सामान्य काम करने की गति डी 20 से 25 किलोमीटर पर आवर होती है। मतलब इन्हें खींचने के लिए बनाया जाता है, दौड़ने के लिए नहीं। एकदम सही। चलिए अब पावर ट्रेन के पहले कंपोनेंट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। इज अ डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट और डिस्कनेक्ट द इंजन फ्रॉम इट्स पावर ट्रेन फॉर चेंजिंग गियर रेशियो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम क्लच का है। जब आप क्लच दबाते हैं तो आप अस्थायी रूप से इंजन को गियर बॉक्स से अलग कर देते हैं, ताकि बिना किसी झटके के गियर बदल सकें। जी, बिना गियर्स को नुकसान पहुंचाए। क्लच भी अलग अलग तरह के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। मल्टीपल प्लेट क्लचेस आर मोस्टली। मल्टी प्लेट क्लच ज्यादातर वेट टाइप होते हैं। वेट का मतलब है कि वे तेल में डूबे रहते हैं। तेल में क्यों? क्योंकि इनमें कई प्लेट्स होती हैं तो घर्षण से गर्मी भी ज्यादा पैदा होती है। ये तेल उस गर्मी को सोखकर क्लच को ठंडा रखता है और उसकी लाइफ बढ़ाता है। अच्छा, अलग अलग ट्रैक्टर में अलग अलग क्लच। क्वेश्चन नंबर 83। इन क्रॉलर ट्रैक्टर क्लच इज यूज्ड। क्रॉलर ट्रैक्टर में ज्यादा टॉर्क को संभालने के लिए सिंगल प्लेट क्लच का इस्तेमाल होता है। और छोटे पावर टिलर में? पावर टिलर में अक्सर कोन टाइप क्लच इस्तेमाल होता है, जो कम जगह में अच्छा एंगेजमेंट देता है। अब एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 85। रियर व्हील ऑफ ट्रैक्टर रिक्वायर्स। ट्रैक्टर के पिछले पहियों को चाहिए मोर टॉर्क लेस स्पीड। ज्यादा टॉर्क कम स्पीड। क्यों? ट्रैक्टर का मुख्य काम भारी बोझ खींचना है, जिसके लिए जबरदस्त टॉर्क यानी घुमाव बल की जरूरत होती है। पावर ट्रेन में गियर रिडक्शन के जरिए इंजन की तेज रफ्तार को कम करके टॉर्क को कई गुना बढ़ा दिया जाता है। तो स्पीड कुर्बान होती है लेकिन ताकत मिलती है। बिल्कुल। और ये गियर रिडक्शन कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 86। ट्रांसमिशन गियर्स आर मोस्टली। ट्रांसमिशन में ज्यादातर स्पर गियर्स इस्तेमाल होते हैं। इनके दांत सीधे होते हैं और ये पावर ट्रांसमिट करने के लिए बहुत मजबूत माने जाते हैं। और इनकी मजबूती का राज क्या है? क्वेश्चन नंबर 87। गियर्स आर मेड ऑफ। गियर्स पर बहुत ज्यादा दबाव होता है, इसलिए उन्हें एलॉय स्टील से बनाया जाता है। इसमें स्टील के साथ दूसरे मेटल्स मिलाकर उसे और भी ज्यादा मजबूत बनाया जाता है। और इन्हें बचाने के लिए ल्यूब्रिकेशन भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 88। ग्रेड ऑयल इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट इन गियर्स। गियर्स के लिए SA90 ग्रेड का ऑयल इस्तेमाल होता है। ये तेल बहुत गाढ़ा होता है, हाई विस्कोसिटी वाला। ये गाढ़ापन सुनिश्चित करता है
कि गियर्स के दांतों के बीच हमेशा तेल की एक मजबूत परत बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 89. टॉर्क कन्वर्टर इज ऑल्सो नोन एज. टॉर्क कन्वर्टर को बी हाइड्रोकाइनेटिक ट्रांसमिशन भी कहते हैं। हाइड्रो मतलब तरल। ये डिवाइस मैकेनिकल क्लच की जगह फ्लूइड कपलिंग का इस्तेमाल करके पावर को ट्रांसमिशन तक पहुंचाता है, जिससे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन संभव हो पाता है। सही। अब उस जादुई हिस्से की बात करते हैं जो ट्रैक्टर को मोड़ने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 90. Is used to join the half axles of the tractor. हाफ एक्सल्स को ए डिफरेंशियल यूनिट जोड़ती है। इसका काम सच में जादुई है। जब ट्रैक्टर मुड़ता है तो बाहरी पहिए को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। डिफरेंशियल बाहरी पहिए को तेज और अंदरूनी पहिए को धीरे घूमने की अनुमति देता है, ताकि ट्रैक्टर बिना फिसले आसानी से मुड़ जाए। जी बिल्कुल। ये तो कमाल का मैकेनिज्म है। अब टॉर्क बढ़ाने के आखिरी चरण पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 91. फाइनल स्पीड रिडक्शन रेशियो ऑफ ट्रैक्टर इज. फाइनल ड्राइव में स्पीड रिडक्शन रेशियो लगभग 7 से 10:1 होता है। मतलब 7 से 10 गुना और स्पीड कम होती है। हाँ, और टॉर्क उतना ही गुना बढ़ जाता है। और इस काम में कौन सा गियर हीरो है? क्वेश्चन नंबर 92. गियर इज माउंटेड ऑन द फाइनल ड्राइव शाफ्ट टू कैरी द रियर व्हील. फाइनल ड्राइव का हीरो है डी बुल गियर। ये एक बहुत बड़ा और मजबूत गियर होता है जो सीधे पिछले पहिए से जुड़ा होता है। तो फिर फाइनल ड्राइव क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 93. इज अ सिस्टम दैट ट्रांसमिट्स द पावर टू द रियर एक्सल एंड व्हील. ये परिभाषा ए फाइनल ड्राइव की ही है। ये पावर ट्रेन का आखिरी हिस्सा है। चलिए, पावर पहियों तक पहुंच गई। अब ट्रैक्टर को कंट्रोल कैसे करें? बात करते हैं स्टीयरिंग की। क्वेश्चन नंबर 94. इज गवर्निंग द एंगुलर मूवमेंट ऑफ फ्रंट व्हील. अगले पहियों के कोणीय मूवमेंट मतलब उन्हें दाएं बाएं मोड़ने का काम बी स्टीयरिंग सिस्टम करता है। Question number 95. Drop arm and tie rod components are related with of tractor. ड्रॉप आर्म और टाई रॉड ये दोनों स्टीयरिंग सिस्टम के बहुत जरूरी हिस्से हैं। ये स्टीयरिंग व्हील के घुमाव को पहियों तक पहुंचाते हैं। इस्तेमाल के साथ पुर्जे घिसते भी हैं। Question number 96. Owing to the wear of taper bearings, the free travel of the steering wheel. जब बेरिंग घिस जाते हैं तो स्टीयरिंग में ढीलापन आ जाता है। इससे स्टीयरिंग व्हील का फ्री ट्रैवल या प्ले इंक्रीजेस यानी बढ़ जाता है। अच्छा, तो ज्यादा घुमाना पड़ता है। हाँ। Question number 97. The backlash is measured in terms of. बैकलैश को तकनीकी रूप से एंड प्ले ऑफ द क्रॉस शाफ्ट के रूप में मापा जाता है। अब फ्रंट एक्सल की बनावट। Question number 98. The front axle of a tractor is a rigid tubular of steel construction. ट्रैक्टर का फ्रंट एक्सल BI सेक्शन स्टील का बना होता है। इस आई शेप का फायदा ये है कि ये कम वजन में बहुत ज्यादा मजबूती देता है। Question number 99. A thrust bearing is normally placed on the lower side of the. थ्रस्ट बेरिंग को किंग पिन के नीचे लगाया जाता है। किंग पिन वो पिन है जिस पर अगला पहिया घूमता है और थ्रस्ट बेरिंग उस पर लगने वाले वर्टिकल दबाव को सहता है। अब ट्रैक्टर को रोकने की बात करते हैं। ब्रेक सिस्टम। Question number 100. In brake system, frictional force always acts to the direction of motion. ये फिजिक्स का एक बुनियादी नियम है। घर्षण बल हमेशा गति की दिशा के ऑपोजिट यानी विपरीत दिशा में काम करता है। आजकल के ट्रैक्टरों में एडवांस्ड ब्रेक्स आते हैं। Question number 101. Choose the correct statement. The features of oil immersed brake are. इसका सही जवाब है डी ऑल द अबव। तेल में डूबे हुए ब्रेक हर तरह से बेहतर होते हैं। वे ज्यादा असरदार होते हैं, तेल की वजह से जल्दी ठंडे हो जाते हैं और इनकी लाइफ बहुत लंबी होती है। और मेंटेनेंस भी कम होता होगा। लगभग न के बराबर। Question number 102. Brakes are self-energizing. इंटरनल एक्सपैंडिंग शू ब्रेक सेल्फ एनर्जाइजिंग होते हैं। इसका मतलब है कि उनकी बनावट ऐसी होती है कि जब आप ब्रेक लगाते हैं तो पहिए का घुमाव खुद ही ब्रेक शू को ड्रम पर और कसकर दबाने में मदद करता है। तो कम मेहनत में ज्यादा ब्रेकिंग फोर्स मिलता है। बिल्कुल। और ब्रेक पैडल में थोड़ा प्ले क्यों जरूरी है? Question number 103. A free play off is required to maintain to avoid brake drag. ब्रेक ड्रैग से बचने के लिए लगभग 20 mm का फ्री प्ले जरूरी है। अगर ये प्ले न हो तो ब्रेक हमेशा पहिए से हल्के से रगड़ते रहेंगे, जिससे वो जल्दी घिस जाएंगे। हाँ, और ट्रैक्टर का माइलेज भी कम होगा। Question number 104. Mechanical brake system works under the principle of. मैकेनिकल ब्रेक सीधे सीधे बी
फ्रिक्शन लॉ यानी घर्षण के नियम पर काम करते हैं। और हाइड्रोलिक सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 105, हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम ऑफ ट्रैक्टर वर्क्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक सिस्टम पास्कल लॉ पर काम करता है। पास्कल का नियम कहता है कि एक बंद तरल पर दबाव हर दिशा में बराबर फैलता है। क्रॉलर ट्रैक्टर में कौन से ब्रेक होते हैं? क्वेश्चन नंबर 106, इन क्रॉलर ट्रैक्टर टाइप ऑफ ब्रेक इज यूज्ड। क्रॉलर ट्रैक्टर में डी एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग शू टाइप के ब्रेक इस्तेमाल होते हैं। ये ड्रम के बाहर से उसे पकड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, ब्रेक फ्लूइड इज कंपोज्ड ऑफ। ब्रेक फ्लूइड ज्यादातर ए ग्लिसरीन प्लस अल्कोहल का मिश्रण होता है। हाइड्रोलिक सिस्टम में कौन सा पंप आर्म है? क्वेश्चन नंबर 108, गियर इज मोस्टली यूज्ड इन हाइड्रोलिक सिस्टम ऑफ ट्रैक्टर। ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक सिस्टम में ज्यादातर बी गियर टाइप पंप इस्तेमाल होता है। ये सरल और भरोसेमंद होता है। और इसका प्रेशर कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 109, ऑयल प्रेशर रेंज ऑफ हाइड्रोलिक पंप इज। हाइड्रोलिक पंप का ऑपरेटिंग प्रेशर C 150 से 200 kg cm² की रेंज में होता है, जो भारी उपकरणों को उठाने के लिए काफी है। अब ट्रैक्टर के पिछले हिस्से यानी हिट सिस्टम पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, अपर लिंक ऑफ हिट सिस्टम इज। 3-point हिच सिस्टम का जो अपर लिंक होता है वो C टेंशन और कंप्रेशन दोनों में काम करता है। तनाव और दबाव दोनों में। जी, जब हल को खींचा जाता है तो वो तनाव में होता है, और जब उपकरण जमीन पर धक्का लगाता है तो वो दबाव में होता है। क्वेश्चन नंबर 111, वेट ट्रांसफर WT इज कैलकुलेटेड बाय। वेट ट्रांसफर का सही फॉर्मूला है WT इज इक्वल टू पुल इनटू हिच हाइट व्हील बेस। जब ट्रैक्टर किसी चीज को खींचता है तो उसके अगले पहियों से कुछ वजन उठकर पिछले पहियों पर चला जाता है, जिससे पिछले पहियों पर पकड़ बढ़ती है। हाँ, और ट्रैक्टर को बेहतर ट्रैक्शन मिलता है। अब पावर की तुलना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सही कथन है बी PTO पावर ड्रॉबार पावर। PTO पावर ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि PTO यानी पावर टेक ऑफ शाफ्ट सीधे गियरबॉक्स से जुड़ा होता है, तो उसमें पावर लॉस कम होता है। वही ड्रॉबार पावर वो ताकत है जो पहियों के जरिए जमीन पर लगती है। पहियों तक पहुंचने में, ट्रांसमिशन में और फिर पहियों के फिसलने में काफी पावर बर्बाद हो जाती है। समझ गया। क्वेश्चन नंबर 113, ASE स्टैंड्स फॉर। ASE का पूरा नाम है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स। ये कृषि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में स्टैंडर्ड्स बनाने वाली एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है। और PTO का स्टैंडर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर 114, स्पीड ऑफ PTO शाफ्ट इज। स्टैंडर्ड PTO शाफ्ट की स्पीड C 540 ± 10 RPM होती है। दुनिया भर के ज्यादातर कृषि उपकरण इसी स्पीड पर काम करने के लिए बनाए जाते हैं। और आज का हमारा आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 115, ट्रैक्टर पुली ड्राइव इज मेड ऑफ। ट्रैक्टर पुली ड्राइव बनाने के लिए D ऑल दी अबव यानी कास्ट आयरन, कास्ट स्टील और कंप्रेस्ड पेपर, इन सभी मटेरियल का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो साथियों, आज हमने फार्म पावर और ट्रैक्टर से जुड़े 60 से भी ज्यादा महत्वपूर्ण सवालों और उनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को समझा। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। यदि आप इस श्रृंखला का एक और सत्र चाहते हैं तो चैट में यस कमेंट करें और हम इसे जरूर जारी रखेंगे। तो अभी एग्रो एकेडमी को सब्सक्राइब करें।